हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेट का पेपर जो 18 जून को हुआ था और इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था चैनल पर, जिसमें 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। और आज हम यहाँ पे जो है 101 से लेकर के 150 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको हम पार्ट 2 में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप सभी को एक जानकारी महत्वपूर्ण है कि एग्जामिनेशन की जो डेट है एनटीए नेट की वह भी जारी कर दी गई है, जिसका एग्जामिनेशन 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक के बीच में होना है। ठीक है, तो काफी समय है, पर्याप्त समय है। ठीक है, यानी कि पूरा आपके पास में जुलाई है और अगस्त है। ठीक है, और वैसे भी सोशियोलॉजी का अब तक का जो देखा गया है वह लास्ट में ही होता है, तो मान के चलिए कि 2 महीने का समय आप सभी को मिल गया है। और सभी लोगों ने जो है लगभग नेट का पेपर दिया भी है। तो जो लोग पुराने अभ्यर्थी हैं, जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, उनकी जो कमियां रही हैं या जो चीजें लगी हैं कि कहीं पे कुछ लोगों का पेपर छूट गया बता रहे थे। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है, वो बताएं कि मेरे जो है 10-15 क्वेश्चन ही छूट गए, फर्स्ट पेपर में हमने इतना ज्यादा समय दे दिया। तो इस प्रकार की भी स्थिति बनती है। तो ये सब जो चीजें हैं उनको अब समय मिल गया है ऐसे अभ्यर्थियों को कि वह लगातार प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, 2 महीने का समय है और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। देखिए, यह जो पेपर होता है क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह अभी पेपर नया बना हुआ है। तो इसी आधार पर आगे भी पेपर बनेगा। पेपर अब ऑनलाइन मोड में होना है, जैसे पहले होता रहा है 2018 से ही। ठीक है, तो बीच में ये जो एग्जाम हुआ था 18 जून को जो कैंसिल हो गया, ये ऑफलाइन हुआ था। लेकिन फिर से आपका जो एग्जामिनेशन है वह फिर से जो है ऑनलाइन मोड में होगा। तो आप सभी लोग तैयार रहें, प्रिपेयर्ड रहें। और देखिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको सॉल्व करने का जो एक वो है, मोटो है आपका, वह यह है कि देखिए, कोई पुस्तकें हैं, कोई थ्योरी है या कोई नया करंट बेस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है, अगर एक भी क्वेश्चन अगर वो रिपीट हो जाता है और अगर आपको लगता है कि अरे यह तो पेपर में आया हुआ था, लेकिन आप उसको अगर हल्के में ले लेते हैं कि अरे ठीक है, जो है हम तो पेपर दिए ही थे, या मतलब जिन लोगों ने दिया है या जो लोग नए हैं वो तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, कंपटीशन की, और अगर वो क्वेश्चन आ जाता है और एक दो क्वेश्चन से जिनका रुकता है, तो उन्हें बहुत फिर जो है दुख होता है कि काश हम पेपर अच्छे से देखे होते, प्रैक्टिस किए होते। तो आप लोगों के पास में पर्याप्त समय है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इसमें पुस्तकें, धारणाएं और तमाम सारी महत्वपूर्ण जो है एक कृतियां वगैरह जो हैं पूछी गई हैं, तो उन सबको आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा, नए क्वेश्चन भी बने हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आगे पूछे गए। देखिए, क्वेश्चन जो 101 है पहला ही, इसमें जो है पुस्तकें पूछी गई, जैसे द पावर एलीट, द माइंड एंड सोसाइटी, द रूलिंग क्लास, पार्टिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये सब पुस्तकें हैं, कभी कभी पुस्तकें ही पूछ लेता है, लेकिन ये मतलब बताना है कि इनको काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी है, फिर बाद में कौन सी है, फिर ये प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सेट करना है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई एक पुस्तक पूछ ली तब तो आसान रहता है, जैसे द पावर एलीट पता है सी राइट मिल्स की है। ठीक है, लेकिन द रूलिंग क्लास में उसका की है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा जो ईयर है वो ध्यान रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, आगे मिल सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अब नया पेपर अभी ये रिसेंट हुआ है, तो आगे भी एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, नए बेस पे ही, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व कीजिए। इसकी आंसर की भी नहीं जारी की जाएगी आयोग की तरफ से। तो एक छोटा सा प्रयास संस्थान का रहा है कि जितने भी मतलब जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको एक जगह पे कलेक्ट कर दिया गया है, कि ताकि अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो। तो ये प्रयास रहा है कि यह भी पेपर जो है जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको सॉल्व किया जाए। मान लीजिए एक दो क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि वहां पे संशोधन की आवश्यकता है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें बताइएगा, और अगर हमें भी मिलेगा तो मैं वहां पर उसको आगे जो है अपडेट कर दूंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन हैं उनको हम सर्च किए हैं, उनका चाहे ईयर हो या मतलब जो है कोई चीज हो, तो उसको वहां पे हमने नोट भी कर दिया है, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपका ये रिवाइज हो जाए। ठीक है, आसानी से। ठीक है, ढूंढना ना पड़े। तो आइए हमारे साथ और इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभिजन सिद्धांत पर निम्न समाजशास्त्रीय कृतियों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो द पावर एलीट है, द माइंड एंड सोसाइटी है, द रूलिंग क्लास है, पार्टिकल पार्टीज है। तो इसको हम लोग फटाफट देखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 101 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स सेकेंड नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड होगा, यानी कि सबसे पहले आपका होगा सी,
द रूलिंग क्लास, तो ये कब आई थी? 1896 में ही प्रकाशित हो गई थी। फिर कौन सा है? डी, यानी 1911 में आई थी पार्टिकल पार्टीज, जो कि किसकी पुस्तक थी? रॉबर्ट मिसेल्स की। तो मैं इन पुस्तकों पे थोड़ा सा ज्यादा समय दूंगी क्योंकि इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और देखिए बी वाला जो है यानी द माइंड एंड सोसाइटी, तो ये कब आई थी? 1916 में, 1916 में आई थी। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आई थी ये द पावर एलीट, ठीक है। द पावर एलीट यानी सी राइट मिल्स की, ये कब आई थी? 1956 में। तो इस प्रकार से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से उस प्राकल्पना को क्या कहा जाता है जिसमें यह पहले ही मान लिया जाता है कि चयनित चरों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। तो सभी को पता है शून्य प्राकल्पना, ठीक है। शून्य प्राकल्पना, और इसके जो प्रतिपादक है वो भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रतिपादक पूछ लेगा अगर कि शून्य कल्पना के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है? R.E. फिशर महोदय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, R.E. फिशर का नाम आता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 103 में देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। देखिए बहुत सारी पुस्तकें आई हुई थी, आपने देखा होगा जो एग्जाम हुआ था, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें पूछी गई हैं सूची में, ठीक है। तो ये पुस्तकें आगे भी मिलने के चांस रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वन लाइनर में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा आप सभी लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया है मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंथोनी गिडिंग से रिलेटेड पुस्तक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, तो ये ब्राउन की पुस्तक है। बी का फोर्थ हो जाएगा द सोशल सिस्टम, जो है टालकट पार्सन्स की पुस्तक है। ऑन दी शोल्डर्स ऑफ जियॉन्स, ठीक है। तो डी का 1 हो जाएगा रॉबर्ट के मर्टन, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे रिसर्च का क्वेश्चन है अनुमाप निर्माण उपागम और अनुमाप का नाप, ठीक है। तो ये बताना है कौन सा है इसमें। देखिए मद विश्लेषण उपागम, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड, यानी कि मद विश्लेषण उपागम गटमैन का है। और उसके बाद में बी का थर्ड, यानी कि मतय के अनुमाप उपागम जो है ये लिकर्ट का है, ठीक है। बी का थर्ड हो जाएगा। सी का फोर्थ यानी संचयी अनुमाप उपागम जो है ये थर्स्टन विभेदक अनुमाप माना जाता है। और कारक विश्लेषण उपागम जो है ये डी का 1 हो जाएगा आपका आसगुट का वर्ण विभेदक मापक, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इरावती कर्वे के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, तो ठीक है। तो सही नहीं है, तो उन्होंने भारत में नातेदारी का अध्ययन लेखन किया था, तो किया था उन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु प्राच्य तत्व शास्त्रीय उपागम की ओर अंगीकार किया था, ठीक है। तो ये बताना है, यानी जो इंडोलॉजिकल अप्रोच था उन्होंने अपने स्टडी में यूज किया हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इंग्लिश भी आप देख लिया करिए, ठीक है। उनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी पुस्तक युगांता ने महाभारत के बारे में हमारे बोध का रूपांतरण किया था, तो उन्होंने पुस्तक युगांता लिखा हुआ था, युगांत, ठीक है। तो लेकिन उनका जो जन्म था फ्रेंड्स वो पुणे में नहीं हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बर्मा म्यांमार में हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से किसने अपनी पुस्तक का आरंभ इस अलंकृत प्रश्न के साथ किया था कि अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है। तो ये बहुत बार टेस्ट सीरीज वगैरह में लगाया गया है। तो ये किसका है? टालकट पार्सन्स का, ठीक है। इन्होंने कहा था कि अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नगरीय नवीकरण की उस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें क्या होता है? पुराने और क्षयमान आवासीय भवनों को उस क्षेत्र में आ रहे धनाढ्य लोगों द्वारा नया बनाया जाता है, ठीक है। तो नया बनाया जाता है जो वहाँ के धनी लोग होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं कुलीनीकरण। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए कार्ल मार्क्स की निम्न जो पुस्तकें हैं उनको अब सही कालानुक्रम के द्वारा व्यवस्थित करना है, जिसे अम्बेडकर का पूछा गया था। अब इस प्रकार से हम कार्ल मार्क्स की पुस्तकों को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने, आप सभी को पता होगा, सर ने अपने लेक्चर में ही पढ़ाया था, द होली फैमिली, ठीक है। द होली फैमिली अगर आपको याद है तो देखिए ऑप्शन में सबसे पहले ए अगर किसी में है तो थर्ड नंबर पे, आपको और ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने होली फैमिली लिखा था 1845 में, ठीक है। लेकिन हमने सभी की डेट को लिख दिया है, आप सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। द होली फैमिली। फिर उन्होंने लिखा था द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, लिखा था 1847 में, 1847 में। फिर उन्होंने लिखा था मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी
1848 में, 1848 में। फिर उन्होंने सी लिखा था दी 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्टा, ठीक है, 1852 में। और उसके बाद में फिर उन्होंने ई लिखा था दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल 1867 में, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पुस्तकें पूछी गई हैं और लेखक हैं, बहुत सारी पुस्तकें पूछी गई हैं, तो इन सभी पुस्तकों को आप ध्यान रखिएगा। पुस्तकें हर एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी से रिलेटेड आती रहती हैं, तो गलत ना होने पाए, इसलिए अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है, एक दो बार कर लीजिएगा तो तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है इंट्रोड्यूसिंग वुमेन्स स्टडीज, ये जो है आपका फेमिनिज्म से रिलेटेड पुस्तकें हैं। देखिए फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, ठीक है। तो सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी सभी को पता है, अन्ना ओखले की है। दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी एंथोनी गिडिंग्स की है। तो ये इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो है आप लोग इसको मैच कर सकते हैं। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा आपका, जो सेकंड होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा, यानी ए का फोर्थ हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग वुमेन्स स्टडीज, ये किसकी है, ए का फोर्थ, यानी वी रॉबिन्सन और डी रिचर्डसन, ठीक है। तो ये सेक्स जो है इंट्रोड्यूसिंग वुमेन्स स्टडीज इनकी पुस्तक है। फिर बी फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये किसकी है, बी का हो जाएगा आपका थर्ड, यानी एलजे निकोलसन की पुस्तक है फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। और दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी ये हो जाएगी एंथोनी गिडिंग्स की पुस्तक। और सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी डी का हो जाएगा सेकंड, अन्ना ओखले, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित सामाजिक आंदोलनों में से किनको नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसको किया जा सकता है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये होगा नए वाले में, ये होगा पारिस्थितिकी आंदोलन, फिर होगा स्त्रीवादी, और फिर लास्ट में होगा आश्वैत, ठीक है। तो अभी मैं इसको थर्ड मान रही हूँ। अगर किसी को अपडेशन या मतलब अगर मिलेगा, अगर लगता है आप लोगों को, तो आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें इस क्वेश्चन को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको थर्ड माना हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे भी अभी ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी मैंने इसको थर्ड माना है, आगे अगर मुझे लगेगा तो मैं भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड मान के चलिए। चलिए आगे देखते हैं कि गारो की सामाजिक संरचना को निम्न के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तो किसको समझा जा सकता है गारो की सामाजिक संरचना को, तो ये फ्रेंड्स नोक होगा, ठीक है, नोक, ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। देखिए 100 में 2-3 ऐसे मिलेंगे जहां पे संदिग्ध लगेगा, तो मैं वहां पे सर्कल कर दी हूँ, कंफ्यूजन की स्थिति कहीं पर भी ना रहे, कि मतलब जो है जो भी रहे वो क्लियर रहे। तो मैंने ऑथेंटिक ही बनाने की कोशिश की है जैसे अभी तक अवेलेबल है, और जहां पर मुझे लग रहा है मैं वहां पे सर्कल कर दे रही हूँ। अगर मुझे बाद में मिलेगा तो मैं वहां पे इसको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। और अगर आप में से किसी को पता है, अगर आपने किसी रिसोर्स से इसको देखा हुआ है, तो आप भी वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अपडेट कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किस एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था, ठीक है। तो किसका नहीं दिया था, जैविक क्रमिक विकास का दिया था, सार्वभौमिकरण का दिया था, आध्यात्मिक आयाम का दिया था, लेकिन धर्म निरपेक्ष आयाम की चर्चा उन्होंने नहीं की थी। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे शोध के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो एक अच्छे शोध के क्या गुण होते हैं फ्रेंड्स, तो अच्छा शोध प्रणालीबद्ध होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा शोध क्या होता है, तर्कपूर्ण होता है। अच्छा शोध परिकल्पनात्मक होता है। अच्छा शोध क्या होता है, अनुभवाश्रित होता है। तो ABCD तो ये हो जाएगा, लेकिन अच्छा शोध प्रतिकृतीय होता है, ये नहीं होगा ई, ठीक है। तो ABCD हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए आगे को देखेंगे। रोजगार के संदर्भ में मान्य व संधारणीय सक्षमता हेतु आवश्यक अभिव्यक्तियों व व्यवहारों के सीखने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, व्यवसायिक समाजीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड। अगला है कि किसी एक सैंपल में सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्रेक्षण निम्न में से क्या होता है, तो आप सभी को पता है इसको बहुलक कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही अवधारणा का विकास कालक्रम अवधि में हुआ। नौकरशाही की धारणा में योगदान करने हेतु निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये।
सबसे पहले कौन हो जाएंगे आपके, ये ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा, यानी कि मैक्स वेबर, फिर उसके बाद में गोल्डनर, फिर जो है कौन हो जाएंगे आपके जो है पीटर एम ब्लाउ, और उसके बाद में फिर सी रॉबर्ट के मर्टन, और फिर क्रोजियर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक डाटा नहीं है, तो डाक प्रश्नावली, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार है, वैयक्तिक अध्ययन सामग्री तो है ही, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है, तो ये फ्रेंड्स जो सरकार द्वारा प्रकाशित सामग्री है ये प्राथमिक डाटा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अगला इसमें कि निम्न में से कौन उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली का लाभ नहीं है। ठीक है, तो उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली का लाभ नहीं है ये बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यानी कि आर्थिक बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ, कच्चे माल व तैयार माल के वितरण की लागत में कमी। ठीक है, तो कमी वाला जो है वो नहीं होगा। ठीक है, जब बढ़ोतरी होगी तब होगा, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि परिभाषा एक वाक्यांश होती है जो किसी वस्तु के सार को सूचित करती है, निम्न में से यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये किसका है, ये है जो है आप मान के चलिए अभी इसको प्लेटो। ठीक है, तो आप ऑप्शन 4 को मानिए, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सर्कल कर दे रही हूँ। अगर किसी को यहाँ पे इसका रेफरेंस मिलेगा तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको हमें बताइएगा। मुझे अरस्तु या प्लेटो में लग रहा है, क्योंकि कॉम्ट और स्पेंसर का है नहीं, 3 और 4 में ये कंफ्यूजन है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं वहां पे ये क्वेश्चन 119 को अपडेट करूंगी। ठीक है, तो प्लेटो अभी मान के चलिए, क्योंकि बहुत पहले मैंने कहीं इसको देखा हुआ था, कहीं पे पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे अभी इसका रिसोर्स नहीं मिल पाया है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये ऑथेंटिक है। मैं यहाँ पे इसको स्टार लगा दी हूँ, अगर किसी को मिलता है तो वह भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 मान के चलिए। चलिए अगले को देखते हैं कि जो अभ्यसन यानी हैबिट्स, प्रवृत्तियों के उस समूह को कहते हैं जिसके द्वारा दैनिक जीवन की स्वाभाविक क्रियाएं एवं अभिवृत्तियां सामान्य जीवन की अंग बन जाती हैं। अभ्यसन की यह संकल्पना किसने दी है, तो ये किसकी है हैबिट्स की अवधारणा, तो ये है फ्रेंड्स पियरे बोर्दियू की। किसकी है, पियरे बोर्दियू। तो आप ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि टैलकट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई है। ठीक है, तो कौन सी है, ऑप्शन 4 यानी सांस्कृतिक रूप से साझी संरचना व साझी प्रतीक, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्टे के गुरु कौन है, तो बहुत ही जो है आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार पीजीटी वगैरह में पूछा गया, सभी को पता है कौन है, सेंट साइमन। ठीक है, कौन है, सेंट साइमन, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 को देखेंगे। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से नवाचारों के परिवेश के बारे में कौन सा सही है, तो फ्रेंड्स इसमें सारे सही हो जाएंगे। इस अवधारणा को मैनुअल कैस्टल, पीटर हॉल और फिलिप एर्डोलोट ने दिया था, तो बिल्कुल सही बात है। यह उत्पादन और प्रबंधन के संबंधों का विशिष्ट समुच्चय है जिसका उद्देश्य क्या है, नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया और नव उत्पाद है, तो बिल्कुल सही है। स्थानीय निकटता ऐसे परिवेश के अस्तित्व हेतु आवश्यक भौतिक स्थितियां होती हैं, तो ये भी करेक्ट है। उच्च प्रौद्योगिकी प्रेरित नवाचार के औद्योगिक मिलियॉक्स परिवेश औद्योगिक ध्रुव कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स ये सारी बातें सही हैं, इसीलिए ऑप्शन 3 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ABCD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके राइटर हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहली पुस्तक है वो है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, तो किसकी है, सभी को पता है, ए का थर्ड हो जाएगा, यानी कि जो है IP देसाई की पुस्तक है। ठीक है, तो ए का थर्ड फ्रेंड्स देखा जाए तो थर्ड में ही आ रहा है। ठीक है, किसमें आ रहा है, थर्ड में, ऑप्शन 3 तो तुरंत ही सही हो जा रहा है। ये मतलब ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब कोई और नया रहता है तब थोड़ा सा होता है, लेकिन देखिए ऑप्शन में ही ए का थर्ड मिल गया, यानी सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, तो ए का थर्ड हो गया, यानी IP देसाई। बी का 4 कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, तो ये एड्रियन सी मेयर की पुस्तक है। सी का 1 हो जाएगा वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न, तो विलियम चेगुडे की पुस्तक है। और फिर डी का 4 हो जाएगा, डी का आपका सेकंड हो जाएगा, सी का 1 और डी का आपका हो जाएगा सेकंड, यानी जो है फैमिली एंड किनशिप आई स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, तो ये TN मदान की पुस्तक है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125, अन्वेषकारी शोध प्रकल्प यानी डिजाइन के मूलभूत चरण कौन से हैं। ठीक है, तो कौन से
चरण है ये बताना है, ठीक है। तो कौन से चरण है फ्रेंड्स? साहित्य सर्वेक्षण है, साक्षात्कार अनुसूची की तैयारी है, अनुभव सर्वेक्षण है, और फिर अंतर्दृष्टि उत्प्रेरक प्रेरक उदाहरणों का विश्लेषण है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ABCD सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ABCD सभी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन जो फोर्थ हो रहा है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि भूमिका सिद्धांत यानी रोल थ्योरी, ठीक है। रोल थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिए, इसमें कौन से हो जाएंगे। तो इसका होगा सेकंड यानी कि सी, सबसे पहले राल्फ लिंटन, फिर पार्सन्स, फिर उसके बाद में मर्टन और फिर गॉफमैन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए संकल्पना है और ये समाजशास्त्री है। तो समय, स्थान, दूरस्थता, संदर्भ समूह और क्रम विकासकारी सार्वभौमिकता और गहन संरचना, ठीक है, डीप स्ट्रक्चर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे ए का थर्ड यानी समय, स्थान, दूरस्थता की बात कौन करते हैं? एंथोनी गिडिंग्स करते हैं। संदर्भ समूह रॉबर्ट के मर्टन यानी बी का 1 हो जाएगा। और क्रम विकासकारी सार्वभौमिकता की बात कौन करते हैं? सी का सेकंड यानी टालकट पार्सन्स। और गहन संरचना जो है ये लेवी स्ट्रास, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर है। अगला है, देखिए पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका 128 में आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो 128 का थर्ड होगा। आइए इसको एक बार हम लोग देख भी लेंगे, ठीक है। ए का फोर्थ यानी कि पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये किसकी है? ये है S.M. लिप्सेट की पुस्तक है, ठीक है। और फिर बी का थर्ड यानी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, तो ये रॉबर्ट ए डहल की है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज, तो ये किसकी है? सी का 1, ठीक है। सी का हो जाएगा आपका सेकंड, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, तो ये किसकी है? कार्ल पॉपर, सी का हो जाएगा सेकंड। और डी का आपका होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच, तो डी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो ए का फोर्थ हो गया पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये S.M. लिप्सेट की पुस्तक है। बी का थर्ड मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये किसकी है? रॉबर्ट ए डहल की है। और ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज ये कार्ल पॉपर की है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच डी का हो जाएगा 1, ठीक है, यानी G.A. आलमंड एंड G.B. पॉवेल, ठीक है। तो आलमंड पॉवेल की है, तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या संस्कृत का अंग नहीं? तो नहीं पे फोकस कीजिएगा, संस्कृत का अंग नहीं है। तो संचार, धर्म, प्रथा, पारिवारिक इकाई। तो फ्रेंड्स संचार यानी कम्युनिकेशन ये है पार्ट, ठीक है। धर्म ये भी होता है और प्रथा ये भी है, लेकिन जो पारिवारिक इकाई है ये जो है संस्कृत का अंग नहीं है। पारिवारिक इकाई मतलब क्या मतलब हो गया? पारिवारिक इकाई मतलब किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज पे पूछा जा रहा है, फैमिली नहीं पूछी जा रही है, ठीक है। पारिवारिक इकाई किसी एक यूनिट, जैसे मान लीजिए पारिवारिक इकाई में दादाजी हो गए, चाचा जी हो गए, या पति हो गया, पत्नी हो गई, ठीक है। तो वो कल्चर का अंग नहीं है, ठीक है। लेकिन जो संचार है यानी जो हमारे बोलने का तरीका है, ठीक है, कोई उर्दू में बोल रहा है, कोई अपनी बात रख रहा है, अपनी जो है अपने शैली को, जैसे इलाहाबादी जो है ब्राह्मण की बात की जाती है, या मतलब जो है इस तरीके से, तो ये क्या है? संचार, कम्युनिकेशन, ये क्या है? एक कल्चर है, ठीक है, संस्कृत का ही अंग है। धर्म है, प्रथा है, लेकिन पारिवारिक इकाई, फैमिली यूनिट, ये जो है नहीं होगा। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आप ध्यान रखिएगा। जो थर्ड है वही जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए देखेंगे समाज विज्ञान में संघर्ष की अवधारणा के प्रतिपादन में निम्नलिखित में से किन्होंने योगदान किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है पीजीटी वगैरह में, छोटा सा ही वहां पे बनता है कि कोजर वगैरह का आता है या डेरेनडार्फ का आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा थर्ड यानी कोजर है इसमें, और फिर जॉर्ज सीमेल का नाम आता है, और फिर इसमें जो आता है डी यानी कि राल्फ डेरेनडार्फ, और ई कार्ल मार्क्स, ठीक है। मैलिनोवस्की संघर्ष सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नगरीय सामाजिक जीवन की आवैयक्तिकता जैसी सुस्पष्ट विशिष्टताओं को निर्दिष्ट करने हेतु लुईस वर्थ द्वारा प्रयुक्त अवधारणा है, तो कौन सी है? सबको पता है, अर्बनिज्म यानी नगरीयता, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पर्यावरणीय नैतिकता निम्नलिखित किन मुद्दों से संबंधित है?
तो जो पर्यावरणीय जो है नैतिकता है वो निम्नलिखित किन मुद्दों से संबंधित है ये बताना है। तो इसमें जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि व्यापक रूप से पर्यावरणीय विनाश का कारण अमीर लोगों का उपभोग है। तो ऐसा नहीं है कि सभी जो अमीर लोग हैं उनका पर्यावरणीय विनाश का कारण ही जो है अमीर लोगों के द्वारा उपभोग किया गया है, तो ये बात नहीं है। लेकिन पर्यावरणीय विनाश से सर्वाधिक रूप से गरीब पीड़ित है, तो ये बात सही है। ठीक है, लेकिन ये दूसरा क्या कह रहा है, सी, यानी कि यद्यपि जहां वनारोपण के रूप में प्रकृति का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, यह गरीब की आवश्यकताओं से विलग रूप में रूपांतरित हो रहा है, तो ये भी सही है। समाज और प्रकृति की समग्र समझ के बिना समुचित आर्थिक एवं सामाजिक विकास नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। यानी बी सी डी, ठीक है, बी सी डी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। अगला इसमें है संकल्पना है और उनके लेखक हैं, तो इसको बताना है, यानी जो है सुस्पष्ट उपभोग। ठीक है, सुस्पष्ट उपभोग, तो ये किससे रिलेटेड है, ये हो जाएगा ए का थर्ड। ठीक है, ए का थर्ड, यानी कि ऑप्शन वन हमारा राइट होगा। सुस्पष्ट उपभोग यानी कि जो है थर्स्टीन वेबलन, सुस्पष्ट उपभोग। और उसके बाद में बी का फोर्थ लोकप्रिय संस्कृत, तो इयॉन चैम्बर्स की है। और पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, सी का वन हो जाएगा, यानी जोसेफ शुम्पेटर का है। और सफेद पोस्ट जो अपराध है, व्हाइट कॉलर क्राइम, ये सदरलैंड का है, तो डी का हो जाएगा सदरलैंड। तो ऑप्शन जो वन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए संकल्पना है और उनके लेखक हैं, तो लोक रीति यानी कि ए का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा इसमें, तो ए का फोर्थ एक में आ ही रहा है, यानी सेकंड में ही, और किसी में ए का फोर्थ है ही नहीं, यानी कि लोक रीति जो फोकवेज है वो किसकी है, डब्ल्यू.जी. समनर की है। ठीक है, और बी का थर्ड वार्तालाप, ये पेपर में मतलब मान के चलिए कि 60+ जो लोग तैयारी कर रहे थे वो तुरंत सही कर लिए थे, और सभी लोगों ने बताया था कि मतलब जो अच्छे तैयारी कर रहे थे, जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, वो 75, 76, 77 क्वेश्चन उन्होंने इस पेपर में किया हुआ था, तो अच्छा सभी लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, आगे भी आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, अभी 2 महीने का समय है और काफी अच्छा जो है पेपर इस बार का आया हुआ था, तो आगे भी उम्मीद है कि अच्छा पेपर आएगा। बस ये है कि आप लोग अपनी जो निरंतरता है, प्रैक्टिस है, उसको बनाए रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये हो गया आपका बी का थर्ड हो गया। ठीक है, और बी का थर्ड यानी ए का जो हमने बताया जो है लोकरीति यानी समनर की हो गई, और वार्तालाप तो बी का हो गया थर्ड। ठीक है, वार्तालाप यानी कि पैट्रिक गिट्स का हो गया। रुग्ण भूमिका की बात किए थे, सी का सेकंड टालकट पार्सन। और लोक बुराइयां तो डी का हो जाएगा वन, यानी कि स्टानली कोहेन। ठीक है, तो डी का वन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड हमारा राइट है। एक नेटवर्क अंतर संबंधित संधि बिंदुओं का एक समुच्चय है। सामाजिक परिस्थितियों के मध्य दूरी उस समय न्यूनतम हो जाती है जब ये परिस्थितियां किसी विशिष्ट नेटवर्क के बाहर स्थित न होकर नेटवर्क के भीतर ही संधि बिंदुओं का निर्माण करती हैं। तो नेटवर्क की यह परिभाषा किसने दी है, तो फ्रेंड्स ये दी है मैनुअल कैस्टल। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए प्रघटना शास्त्र निम्न में से किसका मूलभूत विकल्प है, तो यह भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, सभी को पता है, प्रत्यक्षवाद। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। देखिए अध्ययन है और उनकी विधि है, तो ये किसने यूज किया है ये बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सुसाइड जो है वो कौन सी विधि के द्वारा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, सुसाइड यानी ए का थर्ड जो है तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि सर ने भी बताया है लेक्चर में, और जब मैंने भी अभी क्विज बीच में 1000 प्रश्नों की बताई थी तो भी बताया था फ्रेंड्स की जो जैसे मान लीजिए शादीशुदा हैं या जिनका जो विवाह नहीं हुआ है, तो जिनका विवाह नहीं हुआ रहता वो ज्यादा सुसाइड करते हैं। ठीक है, और गर्मियों में ठंडी मतलब जो है गर्मी में ठंडी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, तुलनात्मक, तुलना की गई है यहाँ पे, तो ए का क्या होगा, सुसाइड तुलनात्मक विधि है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड देखिए आ रहा है सेकंड में। फिर जो है जो आपका प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये हो जाएगा जो बी का वन है, यानी ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया वन, और अंडमान आइलैंडर्स तो ये सी का 4 हो जाएगा, यानी प्रकार्यात्मक विधि है। और गैंटिम अ जॉब,
ठीक है, गैंटिन ऑजाप्ट डी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो नेटवर्क विश्लेषण है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ड वार्ड से संबंधित विशेषताओं की पहचान करें। तो फोर्ड वार्ड से संबंधित विशेषताओं की पहचान करें। तो यह फोर्ड वार्ड का उदय अमेरिका में 20वीं सदी के दौरान में हुआ। यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और 1960 के दशक में इसका पतन आरंभ हुआ। सामान्यतः फोर्ड को आधुनिक बहुमात्रा उत्पादन प्रणाली के विकास का श्रेय दिया जाता है। वास्तव में फोर्ड वार्ड हेनरी फोर्ड के विचारों, सिद्धांतों और प्रणालियों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें ए बी सी डी सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन का जीवन चक्र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो सामाजिक आंदोलन थे, सोशल मूवमेंट्स, उनका जो चक्र क्या है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी चीज का क्या होगा, सबसे पहले फ्रेंड्स उद्भव होगा। क्या होगा, उद्भव। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, उनका सम्मिलन और संलयन होगा, और फिर होगा नौकरशाहीकरण, और फिर लास्ट में हो जाएगा उसका ह्रास। ठीक है, डिक्लाइन। तो इस प्रकार से ए बी सी डी सारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 140। देखिए यहाँ पे पुस्तकें पूछी गई हैं, उनके लेखक हैं। द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, एशियन ड्रामा, अचीविंग सोसाइटी। अभी सर ने पढ़ाया था एमपी में, एमपी का जो लेक्चर था सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आर्थिक डेवलपमेंट था सोशल वाला। ठीक है, तो उसमें सर ने पढ़ाया था ये डेवलपमेंट विकास वाला पार्ट। तो उसमें ये सारी पुस्तकें वगैरह उन्होंने बताई हुई थी पूरी थ्योरी में। ठीक है, तो द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, एशियन ड्रामा, द अचीविंग सोसाइटी, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ये पुस्तक द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी डेनियल लर्नर की है। तो ये किसकी हो जाएगी, तो इसको हम मैच करेंगे द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ए का सेकंड, तो ए का सेकंड यानी देखिए सेकंड में ही आ रहा है, तुरंत ही एक पुस्तक मिल गई और ये सही भी हो गया। ठीक है, आपका ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। बी का 1 यानी एशियन ड्रामा, गुंडाल मेडल का हो गया। द अचीविंग सोसाइटी, सी का 4th मैकडिलैंड, डेविड सी मैकलैंड का है। और कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो डी का हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, तो डी का 3rd यानी लूसियन डब्ल्यू पाई महोदय का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स ये जो इम्पोर्टेंट थे ये आपके सारे कवर हो गए, लेकिन आप लोग मैच कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे एक पैसेज आया हुआ था और 10 मतलब 5 एक पैसेज से यानी 141 से 145 और फिर 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। तो इनके जो वो हैं आंसर वो मैं बोल दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग इनको मैच कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा 4th, 141 का 4th, और फिर 142 का जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, और 143 में आपका होगा, यानी जो लोग दिए थे वो मैच कर सकते हैं अपना। 143 का हो जाएगा सेकंड, और 144 का जो आंसर निकल रहा था वो हो जाएगा 144 का सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा। और 145 यानी 145 का जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी। फ्रेंड्स पैसेज जो आया हुआ था उसको पढ़ करके उसी के आधार पर उसके आंसर निकल रहे थे। तो ये मैंने बता दिया है, क्योंकि जो लोग मैच कर रहे होंगे वो मैच भी कर लेंगे। फिर 146 से 150 तक का देखिए यहाँ पे पैसेज दिया गया है, और इसी को पढ़ करके इसमें में से इसको क्वेश्चन करना है। तो ये बहुत ईजी था। तो 146 वाला भी देख लीजिए, मैच कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जो है वो 3rd वाला सही होगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे 147 को देखेंगे। तो इसमें इसका जो करेक्ट वाला है वो भी है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, और 148 का है आपका 1। ठीक है, तो 1 वाला हो जाएगा। और 149 का जो है वो होगा आपका सी डी। ठीक है, तो ऑप्शन 4th इसमें हो जाएगा। और लास्ट जो था पैसेज का क्वेश्चन वो इसमें होगा फ्रेंड्स आपका 150 यानी सेकंड। ठीक है, तो ए बी सी डी सभी इसमें सही थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये एनटीए नेट का पेपर सॉल्व हो गया, और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फीडबैक आया हुआ है, सभी अभ्यर्थी बता रहे थे कि ऑफलाइन जो ये मोड में पेपर हुआ था बहुत अच्छा पेपर आया हुआ था, और सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया था। सभी का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो आप सभी लोग उसी कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करते रहिए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।